नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में मौसमी वर्षा तथा वार्षिक वर्षा। इसके पहले हमने इसके पिछले सेशन में जाना था मानसून के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि मानसून किस तरीके से भारत को प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो ये सब भी हमने चीजें देखी। इसका तात्पर्य होता है मौसम ऋतु, ठीक है। और ये मौसमी हवाओं के परिवर्तन से इसका अर्थ होता है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। मॉनसून का हमने अर्थ देखा था मौसमी हवाओं में परिवर्तन, मौसमी हवाओं में परिवर्तन जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। हमने देखा था इसे मानसून कहते हैं। और मानसून का हमने तकनीकी उसके हमने पक्ष भी समझे थे। जैसा कि हम जानते हैं भारत में कुल वर्षा का अधिकांश लगभग 75% भाग ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इसको वास्तविक वित्त मंत्री भी कहा था, दक्षिण पश्चिम मानसून को, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी थी, मानसून की सक्रियता भारत में देखी थी, जिसकी जून से सितंबर के मध्य भारत में मानसून की सक्रियता रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत में केरल राज्य से होता है। हमने ये चर्चा भी की थी। तो इस तरीके से हमने काफी चर्चा की है दक्षिण पश्चिम मानसून पर। इसके अलावा हमने अल नीनो जैसी घटनाओं पर भी चर्चा की है, मानसून निवर्तन पर भी चर्चा की और मानसून विच्छेद पर भी चर्चा की, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं भारतीय उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, लेकिन फिर भी भारत उष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। इसलिए इसका अध्ययन और इसकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा है भारत में। नहीं तो भारत में सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलती है अगर अल नीनो जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आज हम, जो हमारा मुख्य टॉपिक है भारत में वर्षण, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्षण हम दो क्रम में देखेंगे। पहला हम देखेंगे मौसमी वर्षा और दूसरा हम देखेंगे औसत वार्षिक वर्षा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत में जो मानसून होता है ये एंटर होता है। इसमें आप देखेंगे केरल तट से शुरुआत होती है इसकी, इसके बाद ये लगातार बढ़ता जाता है भारत में, गंगा के मैदान को जल्दी ही गंगा के मैदान में पहुंच जाता है 10 जून के आसपास। और इस तरीके से हम देखते हैं ये पूरब में भी पहुंच जाता है 5 जून के लगभग। 1 जून को ही ये उत्तर पूरब में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मानसून का देखा था आपने। आइए अब वर्षण को देख लेते हैं भारत के, ठीक है। ये हमने एक प्रोटोटाइप मैप बना लिया है। चलिए तो अब हम देखते हैं किस तरीके से भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो भारत में वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा जो हमें वर्षा प्राप्त होती है सबसे पहले जून से सितंबर के बीच में ये पश्चिमी घाट में होती है। पश्चिमी घाट में आप कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अन्य पश्चिमी घाट है, पूरा पश्चिमी घाट, इसमें 200 से 400 के बीच में वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा और अन्य क्षेत्रों की बात करें, कोंकण तट की, ऊपरी तट की बात करेंगे हम, गुजरात तक की, तो इस तट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर का क्षेत्र है, मालवा है और भी अन्य भाग है, तो यहाँ पे जो वर्षा प्राप्त होगी ये 60 से 100 के बीच में प्राप्त होती है। और जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है और गंगा मैदान है, तो यहाँ पे वर्षा कुल मिला के प्राप्त होती है, यहाँ पे प्राप्त होती है 100 से 200 के बीच में। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है
उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें दक्कन के पठार के आसपास बात करें, विदर्भ के आसपास बात करें, तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा इन पर्वतपादी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे कि आपने देखा था उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, ये यहाँ पे वर्षा का कारण बनता है। तो ये वाली क्षेत्र भी यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। आप इसमें देखेंगे राजस्थान का राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे, मरु क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ भी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो शीत मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है, तो यहाँ पे भी 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से वर्षा के विभाजन है मानसून के आने के समय। जबकि हम अगर देखें पूरे औसत वार्षिक वर्षा देखें, तब हमें ये क्रम कुछ अलग प्रतीत होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वर्षण समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप वर्षण समझेंगे तभी उस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि भारत में कृषि, खेती और आगे चल के हम देखेंगे फसलों के यहाँ पे इस तरीके से होने का कारण क्या है। ठीक है, तो हम वार्षिक वर्षा को समझने वाले हैं। तो वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट से लगे क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जो अन्य क्षेत्र हैं, दक्कन का क्षेत्र है, इसके अलावा गुजरात है, और जो गंगा घाटी के कुछ इलाके हैं, ये सब क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। जबकि जो विदर्भ का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विदर्भ का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो राजस्थान का क्षेत्र है, मरुभूमि का क्षेत्र है, राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र, ये भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख का जो क्षेत्र हो गया ऊपर वाला, तो ये लद्दाख का क्षेत्र भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करेगा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसकी वर्षा की अगर हम बात करें, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो ये मैदान 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप किस क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ की वर्षा का औसत क्या है, औसत वार्षिक वर्षा। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट को हम देखेंगे जिसमें 7 सिस्टर शामिल हैं, तो इसमें जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये तुरंत हवाओं को कैप्चर कर लेती हैं, यहाँ पे वर्षण अत्यधिक हो जाता है। तो ये आप समझिएगा। तो ये वार्षिक वर्षा का हमने बात की। वार्षिक वर्षा, ये मैप में आगे एक बार देख लेते हैं हम। तो ये जो क्षेत्र है, ये 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा प्राप्त करेगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करेगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, तो ये लगभग इतना बड़ा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र वर्षा प्राप्त करेगा 50 से 100 सेंटीमीटर मानसून से। और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, ये वाला क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, और ये जो है शीत मरुस्थल है, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करेगा। राजस्थान वाला भी 50 सेंटीमीटर से कम। इस तरीके से आप देखेंगे वर्षा का विभाजन है। थोड़ा सा हम इसी में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम वर्षा की परिवर्तनीयता देख लेते हैं। क्या होती है वर्षा की परिवर्तनीयता? वर्षा की परिवर्तनीयता का अर्थ होता है वर्षण में किस तरीके से जो क्षेत्र के साथ है, उच्चावच्ची के साथ है, वर्षा में अंतर प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अंतर प्राप्त होगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो वर्षा की परिवर्तनीयता सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 60% से ज्यादा परिवर्तनीयता देखने को मिलती है। यानी वर्षा में संभावना और जो वर्षा में उत्क्रमणीयता देखने को मिलती है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र है, इसमें 30 से 60% के बीच में परिवर्तनीयता होती है, और सबसे कम परिवर्तनीयता है इसमें 15% से कम, 15% से कम परिवर्तनीयता है, कम। तो इस तरीके से भारत में वर्षा की परिवर्तनीयता भी एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे वर्षण का।
तो हमने वर्षा याद रखिएगा, वर्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप वर्षा याद नहीं रखेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसी से आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कृषि सब कुछ निर्धारित होगा। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं, भारत में ऋतुओं की बात कर लेते हैं। हमने शुरुआत में की थी, भारत में परंपरागत कुछ ऋतुएं होती हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार ऋतुओं को द्विमासिक तौर पर 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम घटक का प्राचीन काल से चलाया ज्ञान है। तो यह ऋतुओं की व्यवस्था हालांकि दक्षिण भारत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यहाँ पे ऋतुओं की भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सम जलवायु लगभग होती है। तो उत्तर भारत की ऋतुएं देखें हम, और ये पूछा भी जाता है कई बार, तो बसंत ऋतु किस महीने में होती है? चैत्र वैशाख के महीने में। तो आज आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे हिंदी महीने और इंग्लिश महीनों के नाम। मार्च अप्रैल, इसको अगर हम बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर। तो बसंत के बाद यहाँ पे आती है ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? ज्येष्ठ आषाढ़ में होती है। ज्येष्ठ आषाढ़, आप देखेंगे आषाढ़ के महीने में बहुत सारे किसान बात करते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे क्योंकि फसल कट के बिक चुकी होगी, तो इसलिए आषाढ़ की बात करते हैं। हालांकि बैसाख में फसल कट जाती है, फसल कट के बिक भी जाती है, आषाढ़ तक कंप्लीट हो जाता है किसानों का, मई जून। और वो सोचते हैं कि हमारा आषाढ़ का महीना अच्छा गुजरेगा, गर्मियों का महीना। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र। श्रावण महीना वही जिसमें राखी का हम त्योहार मनाते हैं। भाद्रपद जुलाई अगस्त में आ जाएगा वर्षा की ऋतु। ठीक है, इस तरीके से ऋतु बटी हुई है। एक शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु कब होती है? आश्विन कार्तिक होती है। इसको कुंवार कार्तिक भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। ठीक है, कार्तिक। और इसमें क्या होता है, ये कौन से महीने में होती है? सितंबर अक्टूबर। और इसके शरद के बाद होती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कब होती है? मार्गशीर्ष और पौष। और ये क्या हो जाएगा? पौष का महीना। ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर। और ये शिशिर ऋतु अंततः हो जाएगी, जो पूरी तरह सर्दियों की ऋतु है। शिशिर ऋतु, इसको ऐसे लिखिएगा, शिशिर, माघ और फाल्गुन। तो ये जनवरी फरवरी तक आ जाएगी फिर से। तो इस तरीके से भारत में भारतीयों का एक अपना क्रम है। उत्तर भारत का ऋतुओं का ये 6 ऋतुएं होती हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे कि बताइए शरद ऋतु किस महीने में होती है, तो आपको वहां पे शायद पता ही ना चले कि सितंबर अक्टूबर में होती है शरद ऋतु। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बसंत तो आपको याद रहेगा, चैत्र वैशाख बसंत पंचमी मनाई जाती है, मार्च अप्रैल में होती है। ग्रीष्म भी आपको पता रहेगा, वर्षा भी पता रहेगा, लेकिन शरद, हेमंत और शिशिर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इन तीनों को याद रखिएगा। शरद यानी सितंबर अक्टूबर, हेमंत यानी नवंबर दिसंबर, और शिशिर यानी जनवरी फरवरी। ठीक है, तो शिशिर ऋतु ही होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा कांपते हैं, जनवरी के महीने में। तो ये याद रखिएगा। तो हमने भारत के औसत वर्षा के बारे में बात की। जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग ये 125 सेंटीमीटर है भारत की औसत वार्षिक वर्षा, जिसमें सबसे अधिक वर्षा वाले हमने क्षेत्रों में देखा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। हालांकि खासी जयंती पहाड़ियों के कुछ भाग पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में आप गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हम देख चुके हैं। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में को अगर हम अलग कर लें तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र तो ये हो जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आपका मेरठ साइड का रीजन है, दिल्ली, हरियाणा, ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर तो हम जानते हैं कम ही वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान जो होगी ऑब्वियसली, और गुजरात, दक्कन का पठार तथा कुछ विदर्भ के क्षेत्र, इसमें निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र हो जाएंगे प्रायद्वीप के कुछ भाग, जैसे आंध्र प्रदेश के रूप में कुछ है भाग, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है कुछ भाग, विदर्भ, लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भाग हैं। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से हमने वर्षा का देखा कि किस तरीके से भारत में
वर्षा प्रभावित करती है भारत को। तो यहीं पर थोड़े से हम भारत के कुछ जलवायु प्रदेश भी देख लेते हैं। भारत के जलवायु प्रदेश, क्योंकि जलवायु प्रदेश आपको आसान रहेंगे समझने में। ठीक है, तो भारत के जलवायु प्रदेश, तो ये पूरा आपको मानसून के टॉपिक को कवर करेंगे जलवायु प्रदेश। तो भारत की जलवायु मानसून प्रकार की हम जानते हैं। मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विविधताएं भी इसमें हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विविधताएं हैं जलवायु में। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जाते हैं भारत में। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं में समरूपता होती है। ठीक है, जो जलवायु कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तापमान, जैसा ताप होगा, उच्च ताप होगा तो निम्न दाब होगा, और उच्च ताप यानी गर्मी होगी, और निम्न ताप होगा तो उच्च वायु दाब होगा। तो तापमान और वर्षा ये जलवायु के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण हालांकि जटिल प्रक्रिया है, लेकिन कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु को हम चलिए आज वर्णन करते हैं। तो जो कोपेन है, कोपेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसने भारत की जलवायु को, भारत नहीं परंतु पूरे विश्व की जलवायु को विभाजित किया हुआ है। तो भारत की जलवायु को भी विभाजित किया है इसने। तो इसके हिसाब से जो भारत की जलवायु है इस तरीके से उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे क्या होता है, सारे साल मतलब पूरे वर्ष औसत तापमान होता है, औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, दूसरा इसने बांटा शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का मतलब ऐसा है जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है। हालांकि यहाँ पे है ना, उष्णकटिबंधीय में तापमान भी ज्यादा है और वर्षण भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्षण नहीं होता है। जैसे कि शुष्कता कम होने के कारण अर्ध शुष्क मरुस्थल यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, और जहाँ ज्यादा शुष्कता है तो वो मरुस्थल हो जाएंगे। तो तीसरा हो जाएगा गर्म जलवायु। गर्म जलवायु का मतलब होता है यहाँ पे ठंडे महीने का औसत वार्षिक तौर पे 18 डिग्री सेल्सियस और माइनस 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, जो ठंडे महीने का औसत है। और चौथा हो जाएगा हिम जलवायु। हिम जलवायु का मतलब कहाँ पे है, जहां पे सबसे गर्म महीने का औसत कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और सबसे ठंडे महीने का औसत -3 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, और बर्फीली जलवायु कहाँ होती है, जहां गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो, इसको बर्फीली जलवायु। इस तरीके से कोपेन ने भारत के जो क्षेत्र हैं इनको बांटा हुआ है कुछ वर्गों में। तो याद रखिएगा, कुल मिला के 5 आधार हैं। ठीक है, इसके लिए इसने कुछ संकेत भी बनाए हैं, इसने कुछ इसके लिए संकेत भी दिए हैं। इसने एस का, इसका अर्थ होता है मरुस्थल, अर्धमरुस्थल। जैसे ये वाला देखें हम तो एस हो जाएगा अर्धमरुस्थल, अर्धमरु। डब्लू के लिए इसने मरुस्थल कहा है, डब्लू इसने मरुभूमि के लिए दिया हुआ है शब्द। इसके अलावा इसने कुछ अन्य प्रकार दिया है, जैसे एफ दिया है, इसका अर्थ होता है पर्याप्त वर्षण। एम होता है शुष्क मानसून, डब्लू होता है शुष्क शीत ऋतु। इसके अलावा एच होता है शुष्क और गर्म, सी होता है 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और इसके अलावा जी इसने शब्द दिया है गंगा के मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान। तो इस तरीके से इसने इस प्रकार भारत की जलवायु को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो कोपेन के अनुसार। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलें कुछ और बात करते हैं भारत में मानसून की, और आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो भारत में मानसून का महत्व हम पहले ही बात कर चुके हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। मानसून भारत में उस धुरी का काम करती है जिसमें समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है। हालांकि अब ये डेटा थोड़ा सा कम हुआ है, 64%, लेकिन फिर भी भारत को अभी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जो 64% जनता मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होती है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, हम ये भी जानते हैं, जिससे सारा साल खेती होती है। हमारे देश में खेती की जाती है हिमालय के अलावा। तो हमने पहला देखा
जनता यहाँ पे 64% जनता महत्वपूर्ण है। दूसरा हमने देखा खेती योग्य परिस्थितियां। तीसरा हमने देखेंगे मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों के उगाने में सहायक है, यानी फसल विविधता यहाँ पे भारत में संभावना है। इसकी अतिरिक्त वर्षा की परिवर्तनीयता देश में कुछ भाग में सूखा और बाढ़ का कारण बनती है, तो इसलिए भी भारत का आर्थिक जीवन और मानसून का एक सह संबंध है। हम तो इनका सह संबंध देख रहे हैं। आखिर क्या है भारत में आर्थिक जीवन मानसून का सह संबंध है? तो इसके कारण बाढ़ अथवा सूखा कारण बनती है मानसून की परिवर्तनीयता, वर्षा की परिवर्तनीयता। 5 में हम देखें तो कृषि की समृद्धि में वर्षा का सही समय पर आना और इसके प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखें मानसून का अचानक से विस्फोट हो जाता है, बादल फट जाते हैं, हम जानते हैं, तो इसको मृदा अपरदन का ही कारण बनता है। तो मृदा अपरदन का कारण बनता है, ठीक है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। तो इस तरीके से रबी की फसलों के लिए आवश्यक है शीतोष्ण चक्रवात की वर्षा। देखते हैं हम बहुत शीतोष्ण चक्रवात हमारे यहाँ आते हैं। आप देखते हैं जो भी चक्रवात गुजरात तट के पास आते हैं, गुजरात तट के पास जो अभी हाल में आते ही रहते हैं, कुछ टाइम पहले अम्फान आया था, कुछ और आए थे। तो इस तरीके से चक्रवात भी भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं भोजन वस्त्र आवास की विविधता को भी बहुत ज्यादा ये प्रभावित करता है मानसून और भारत में जो वर्षण का प्रक्रम है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप। चलिए, तो हमने इस तरीके से बात की, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस की बात कर ली। आइए थोड़ा सा एक बार हम फिर से क्या करते हैं, कोपेन की जलवायु परिवर्तन को एक बार हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार ये जो मध्य गंगा घाटी वाला है, इसको CWG की संज्ञा दी है उसने। इसके अनुसार क्या होता है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। और जो लद्दाख का क्षेत्र है, इसको ध्रुवीय प्रकार की जलवायु की संज्ञा उसने दी है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश के आसपास, ये महाराष्ट्र के आसपास। इसके अलावा जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है, ये आपको देखने को मिलेगी पूर्वी तट पर। इसको AS की संज्ञा दी है उसने। तो आइए इसके संकेतों को समझ लेते हैं पहले, तो इससे आसान हो जाएगा हमारा। तो जलवायु के प्रकार, तो इसमें जलवायु के प्रकार है AMW, ये है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। लघु शुष्क ऋतु, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है AS, ये है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म मानसूनी प्रकार। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। अगला हो जाएगा BWHW, ये हो जाएगा गर्म मरुस्थल। इसके अलावा हो जाएगा E ध्रुवीय प्रकार। इस तरीके से कुछ इसने संकेत दिए हुए हैं ताकि जलवायु को समझा जा सके। इसका उदाहरण हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जो CWG है, ये हो जाएगा गंगा घाटी। तो ये CWG याद इसलिए रखना आपको आवश्यक है क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। CWG ये कहाँ हो जाएगा, गंगा का मैदान हो जाएगा। चलिए, तो ये सब आप चीजें याद रखिएगा जो मानसून से संबंधित है। तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात कर ली और हमने बात कर ली कोपेन के वर्गीकरण के बारे में। अब आइए कुछ शब्दों की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। एक ऐसा ही शब्द है आम्रवर्षा। आम्रवर्षा क्या होता है, इसका अर्थ? तो आम्रवर्षा का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते पूर्व मानसूनें बौछारें पड़ती हैं जो केरल व तटीय कर्नाटक में होती हैं। इसमें क्या होता है, स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा कहते हैं, तूफानी वर्षा, ठीक है। ये आम की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है और ये आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कब होती है, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते हल्की हल्की मानसून की बौछारें पड़ती हैं, यानी हल्का हल्का मानसून आ जाता है केरल में, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु के अंत के साथ। तो आम्र वर्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा है फूलों वाली बौछार। ये क्या होता है भैया,
इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक यानी जो कॉफी होती है, कहवा जिसके लिए होता है, इसमें फूल खिलने लगते हैं। फूल खिलने में सहायता मिलती है ये फूलों वाली बौछार से। ठीक है, तो ये केरल के लिए ही है, केरल में होती है। तीसरा है काल वैसाखी। काल वैसाखी क्या है? दरअसल असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। कब है ये? असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में। हमने वैसाख के महीने की अभी बात की थी, ज्येष्ठ वैसाख की बात की थी। कब होता है ज्येष्ठ वैसाख? देखिए, ये हमने बात की थी ज्येष्ठ वैसाख की, हमने बात की थी चैत्र वैसाख की बात की थी हमने, बसंत के महीने मार्च अप्रैल में होता है वैसाख। ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में। तो असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर वर्षा युक्त पवने हैं। ये पवने हैं जो बहुत चीखती हुई चलती हैं। इसके अलावा कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है। इस शब्द से ही हम जान सकते हैं कि कितनी भयानक पवने होती हैं। इसका अर्थ होता है वैसाख महीने में आने वाली तबाही। ठीक है, और ये चाय, पटसन व चावल के लिए पवने अच्छी हैं। ये चाय, पटसन और जो वहां पे चावल उगते हैं, ये उसके लिए अच्छी पवने मानी जाती हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा। तो ये आप याद रखेंगे। एक और ऐसी ही पवन है लू। लू क्या होती है? उत्तर भारत में जो उत्तरी मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का, इसमें पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवनें होती हैं। ये दिल्ली पटना के बीच तीव्रता इनकी अधिक होती है। तो ये गर्म हवाओं को, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू या लपट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लपट। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द भी आपको याद रखिएगा, काम आएंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज हमने मानसून के बारे में, वर्षा का वितरण और भी अन्य चीजों के बारे में जाना। अब हम किसी अन्य लेक्चर में और कुछ डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।